हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी में लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो लर्निंग में कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं। इसमें पहली है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का अर्थ होता है रीडिंग प्रॉब्लम। रीडिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स को डिसलेक्सिया कहा जाता है। आपको डिसलेक्सिया ना दे करके एलेक्सिया वर्ड भी दिया जा सकता है, और एलेक्सिया का भी वही मतलब है जो डिसलेक्सिया का मतलब है, यानी डिसलेक्सिया भी रीडिंग प्रॉब्लम है और एलेक्सिया भी रीडिंग प्रॉब्लम है। रीडिंग प्रॉब्लम। एक वर्ड आपको याद रखना है, और डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का संबंध राइटिंग से है। तो डिसग्राफिया किसकी प्रॉब्लम है? राइटिंग की प्रॉब्लम। राइटिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिसग्राफिया। अगला वर्ड है इसमें डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नाम से क्लियर है। कैलकुलेशन, कैलकुलिया। तो ये आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। इसमें आपको मैथ्स के सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। अफेजिया। अफेजिया का अर्थ होता है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, हिंदी में हम इसे भाषाघात कहते हैं। एपीडी। एपीडी स्टैंड्स फॉर, आपको ऐसे ही प्रश्न मिल जाते हैं। एपीडी स्टैंड्स फॉर, एलपीडी स्टैंड्स फॉर, और एडीएसडी स्टैंड्स फॉर। तो एपीडी का अर्थ होता है ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, एपीडी। और यदि एलपीडी के लिए पूछा जाए, एलपीडी, तो एलपीडी का अर्थ होता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। यानी ऑडियो के स्थान पर आपको केवल लैंग्वेज लगाना है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। एक और इंपोर्टेंट वर्ड है इसमें, दैट वी कॉल एडीएचडी। ये अवधान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी अटेंशन से। तो इसका इट स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder। ये हमें याद रखने हैं। यहां से आमतौर पर एक नंबर का प्रश्न आता ही रहता है।
यदि आप प्रीवियस सेट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो इन 8 शब्दों में से इंग्लिश पेडागोजी में 1 नंबर का प्रश्न अक्सर आपको मिलेगा। कई बार यहां से प्रश्न आपको साइकोलॉजी या हिंदी भाषा में मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं लर्नर्स के टाइप के बारे में। टाइप्स ऑफ लर्नर्स के टाइप। 3 तरह के लर्नर हैं। पहला है ऑडिटरी लर्नर। नाम से क्लियर है, ऑडिटरी यानी जो सुनता है वो सीखता है, यानी इसकी उन चीजों पर पकड़ ज्यादा मजबूत होती है जो ये सुनता है। फॉर एग्जाम्पल, इनको कहानी सुनना बहुत पसंद होता है और टीचर ने यदि कोई चैप्टर बता दिया है कहानी के रूप में और अगर वो कहते हैं कि अगर हम इसकी समरी लिखवाएंगे तो कुछ बच्चे कहते हैं सर आप सुन लेना, लिखवाना मत, क्योंकि इस तरह के बच्चे लिखना ज्यादा पसंद नहीं करते। इनको चीजें सुनकर के ही याद हो जाती हैं। तो ये वो लर्नर हैं क्विकली ग्रैस्प what they listen। जो ये सुनते हैं वो इनको याद रहता है। प्रिंट ओरिएंटेड लर्नर, ये लर्नर का दूसरा टाइप है प्रिंट ओरिएंटेड लर्नर। ये वो लर्नर हैं जिनको देखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। यदि हम इनको मैप की सहायता से और आपके आजकल बहुत सारे कार्ड्स चलते हैं फ्लैश कार्ड्स, उनकी सहायता से अगर हम इनको सिखाते हैं तो इनको ज्यादा बेनिफिट होता है, या डायग्राम बना के। तो प्रिंट ओरिएंटेड लर्नर्स वो लर्नर्स हैं जो देखी हुई चीजों को ज्यादा याद रखते हैं और ये आमतौर पर लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। क्विकली ग्रैस्प what they see। तो प्रिंट ओरिएंटेड लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो देखी हुई चीजों पर अपनी पकड़ जल्दी मजबूत करते हैं। अगला है इसमें हाइपर एक्टिव लर्नर। हाइपर एक्टिव लर्नर्स वो लर्नर्स हैं जो ये करते हैं वो इनको याद रहता है, यानी आप कह सकते हैं ये प्रैक्टिकली बहुत साउंड होते हैं। क्विकली ग्रैस्प what they do। ये कौन से लर्नर हैं? क्विकली ग्रैस्प what they do, जो ये करते हैं वो इन्हें याद रहता है। तो जिनको सुना हुआ याद रहे वो ऑडिटरी लर्नर हैं, जिनको देखा हुआ याद रहे वो प्रिंट ओरिएंटेड लर्नर हैं और जिनको करके याद रहे वो हाइपर एक्टिव लर्नर्स हैं। और अब हम आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। इन पॉइंट्स को आपको उस समय याद रखना है जिस समय आप कोई ऐसा प्रश्न सॉल्व कर रहे हो जिसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि अ टीचर फाइंड्स अ क्लास फुल ऑफ रिलक्टेंट एंड अनमोटिवेटेड लर्नर्स। यदि क्लास के बच्चे पूरी तरह से अनमोटिवेटेड हैं तो बीइंग अ टीचर व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे? तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यू विल आस्क देम टू प्ले, आप उनसे खेलने के लिए कह देंगे। यू विल कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू मेक द क्लास मोटिवेटेड, आप क्लास को मोटिवेट करने के लिए कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवाएंगे। या फिर
यू विल आस्क द स्टूडेंट्स टू गो होम, या फिर यू विल आस्क द स्टूडेंट टू टेक सम रेस्ट। तो इस तरह के ऑप्शंस उसमें मिल जाते हैं। तो यहां पर आपको ऐसे प्रश्नों में क्या चीज याद रखनी है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसमें फर्स्ट थिंग है चाइल्ड सेंटर्ड। आपको पता ही है इस समय पूरी की पूरी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है। तो जब आप इस तरह के प्रश्नों में कोई भी जवाब देख रहे हो तो आप याद रखें वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें यह देखना है बच्चे के लिए क्या बेहतर है। सेकेंड, मेक द लर्नर एक्टिव, यानी जो लर्नर है हमें उसे एक्टिव करके रखना है। क्योंकि आज की जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो करके सीखो, यानी बच्चे को खोज करके सीखना। तो डिस्कवरी मेथड या फिर बच्चे को एक्टिव रखने पर ज्यादा जोर देती है। इनके अकॉर्डिंग बच्चा ज्यादा एक्टिव है, तो हमें बच्चे को एक्टिव रखना है। अगर बच्चा किसी पॉइंट पर एक्टिव नहीं है तो वो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। कॉरिलेट द लर्निंग टू आउटसाइड वर्ल्ड। इसका अर्थ यह है कि आप बच्चे को जो भी सिखा रहे हैं वो क्लास, टीचर और क्लासरूम तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसे आपको कोशिश करनी है आउटसाइड वर्ल्ड या रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की। आप बाहरी दुनिया से जितना ज्यादा नॉलेज को कनेक्ट करेंगे उतना बच्चे के लिए बेहतर होगा। अवॉइड कॉर्पोरल पनिशमेंट। आप बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते। यदि आप उसे कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं तो वो नेगेटिव है, वो आपका आंसर नहीं होगा। अगला पॉइंट है मेक लर्नर मोटिवेटेड। आपको एक बात याद रखनी है कि लर्नर हमेशा मोटिवेटेड रहे, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन लर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपको यही याद रखना है कि हमें लर्नर को मोटिवेट करके रखना है। उसे मोटिवेट करने के लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आप अपना सकते हैं और आप वो करें जो आपको उनको मोटिवेट करने के लिए बेहतर लगे। डोंट मॉक एट चाइल्ड। आप किसी भी बच्चे का उपहास नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी बच्चे का उपहास करते हैं तो वो अनमोटिवेटेड होने लगता है और हमें तो बच्चे को मोटिवेटेड रखना है। इसीलिए हम किसी भी बच्चे का उपहास नहीं कर सकते। वी कांट मॉक एट द चाइल्ड। ये भी आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो ना आपको बच्चे का उपहास उड़ाना है, ना बच्चे को फटकारना है और ना ही बच्चे को किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट देना है। तो यहां पर बच्चे को आपको फटकारना भी नहीं है। यदि आप बच्चे को फटकारते हैं तो वही चीज आपकी फटकार से बच्चा अनमोटिवेटेड होगा, अनमोटिवेटेड होगा तो एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। और आपको याद रखना है इसके अलावा कुछ पॉइंट्स। नंबर मुझे याद नहीं रहा, तो यहां आप अगला पॉइंट जो भी आपके नंबर में आ रहा हो देख लेना कि
स्टूडेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। आपको क्लास का जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली रखना है, स्टूडेंट फ्रेंडली रखना है। क्योंकि अगर बच्चा पूरी तरह से फ्रेंडली नहीं होगा, यानी आपसे प्रश्न पूछने में झिझकेगा, हेजिटेट होगा, तो इन दैट केस वो पूरी तरह से सीख नहीं पाएगा। अगला पॉइंट है नेवर की स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। आपको अनुशासन रखना है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको नहीं रखना है, क्योंकि यदि बच्चों को पूरी तरह से अनुशासित कर दिया जाए तो फिर उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। तो यहां पर आपको बच्चों को पूरी तरह से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं रखना है, आपको डिसिप्लिन फ्लेक्सिबल रखना है। जो क्लासरूम की टीचिंग है और जो करिकुलम है, वो भी आपको फ्लेक्सिबल रखना है। आपके करिकुलम में और आपकी टीचिंग में, यानी आप जो भी मेथड्स यूज कर रहे हो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी का होना आवश्यक है। तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा अवॉइड रोट मेमोराइजेशन, यानी जो रट्टा मारने का एक पद्धति चली आ रही है, हमें उसे पूरी तरह से खत्म करना है। हमें बच्चे को रटाने पर जोर नहीं देना है, हमें इस बात पर जोर देना है कि वो समझ कितना रहा है। तो हमें बच्चे को समझाते हुए सिखाना है, रटा करके नहीं सिखाना है। रेस्पेक्ट अ चाइल्ड्स व्यूज, इसका अर्थ यह बच्चे की भावनाओं का, बच्चे के विचारों का हमें पूरी तरह से सम्मान करना है। हम बच्चों के विचारों को उपेक्षित नहीं कर सकते, बच्चे के विचारों की अवहेलना नहीं कर सकते, हमें बच्चे के विचारों का रेस्पेक्ट करना है। यूज चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स, इसका अर्थ यह है कि हमें केवल उन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है जो चाइल्ड सेंटर्ड हैं। जो मेथड्स टीचर सेंटर्ड हैं उन पर फोकस नहीं करना है। हमें पढ़ाने के लिए मैक्सिमम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स का ही प्रयोग करना होगा। आजकल आपने देखा टीएलएम मींस टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो काफी एडवांस हो चुका है। तो आपको नए नए टीएलएम्स जो आ रहे हैं उनसे आप क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लासरूम को आप अधिकतम टीएलएम का शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करें। इसके साथ साथ आपको कुछ टीचिंग की मैक्सिमम्स का भी यूज करना है। तो मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग की जो भी मैक्सिम्स हैं
आपको उनका यूज करना है और उन्हीं के अनुसार अपने अध्यापन को आगे बढ़ाना है, जिसमें पहला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरलता से जटिलता की ओर। यानी आपको पहले बच्चे को सरल चीजें बतानी है, उसके बाद धीमे धीमे लेवल्स को टफ करते हुए जटिलता की ओर बढ़ना है। इसी को हम बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सेकंड, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। यहां हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को पहले हमें ऐसी चीजों के बारे में बताना है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जा सके, और जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई जा सकती उनके बारे में बाद में नॉलेज देनी है। नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इससे में याद रखना है हमें बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को आधार बनाना है न्यू नॉलेज का। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चा जानता है, हमें उससे कनेक्ट करते हुए नई नॉलेज उसे देनी है, और हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। पहले उसे उन्हीं चीजों के बारे में बताना है जिनके बारे में उसे जानकारी है, फिर उससे कनेक्ट करते हुए हमें ऐसी चीजों के बारे में बताना है जिनको वो नहीं जानता है। एक हमें याद रखना है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस का अर्थ होता है डिटेल्स टू समरी। डिटेल्स टू समरी, इसका अर्थ ये है आप जो भी पढ़ा रहे हैं पहले उसके डिटेल्स दें, डिटेल्स देने के बाद में फिर उसको होल में यानी पूरा समराइज करते हुए पढ़ाएं, कनेक्ट करते हुए। जैसे कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाना है बच्चे को, तो पहले आप उसे सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, क्लॉजेस के बारे में जानकारी दें, और उसके बाद में फिर उसे ट्रांसफॉर्मेशन या सिंथेसिस करना सिखाएं। एक आपको याद रखना है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। इसको आप कह सकते हैं नीड बेस्ड टू लॉजिक। यानी पहले आपको वो चीजें बच्चे को सिखानी है जो उसकी नीड में है, जो उसके एनवायरमेंट में है, जिनका वो यूज करता रहता है। यानी आप बच्चे को वोकैबुलरी पहले ऐसे ही वर्ड्स बताएंगे जिनको वो यूज कर सके, उसके बाद में आप उनको लॉजिकली अरेंज कर सकते हैं। इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इंडक्टिव टू डिडक्टिव, इंडक्टिव टू डिडक्टिव का अर्थ है एग्जाम्पल टू रूल। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पहले आप उनको प्लेंटिफुल एग्जाम्पल्स देंगे, एग्जाम्पल देने के बाद में फिर आप रूल को जनरलाइज करते हुए बताएंगे। तो एग्जाम्पल टू रूल, आपको पहले रूल नहीं बताना है, पहले एग्जाम्पल देने हैं। हाँ, बुरा होगा इनके बाद में